मित्रों, हिंदी साहित्य में व्यंग्य के पर्याय थे आदरणीय शरद जोशी जी। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में ह्यूमर का मतलब हुआ करता था डॉक्टर आर के लक्ष्मण, उसी तरह नवभारत टाइम्स हो या और तमाम पत्रिकाएं हों और तमाम मंच हों, तमाम पुस्तकें हों, भारत में हिंदी में व्यंग्य का अर्थ था आदरणीय शरद जोशी जी। उन्हीं को प्रणाम करते हुए आज उनकी एक थोड़ी सी कम सुनी रचना लेकर के आपके सामने आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं चक्रवर्ती गीतों का अर्थ शास्त्र। कंगन मेहंदी पायल आंगन, चांद चमेली शमशान हर सिंगार, सिंदूर शाम तस्वीर प्यार, बहार कारवां अरमान होली हथेली द्वार, गागर सागर नाव खेवैया, कली गली और प्रतीक्षा जैसे कोमल और खुशबूदार शब्द, इनसे अपना साबका नहीं पड़ता। 11 वर्ष में इन्हें डिपॉजिट करवा दिया था तो बाद में इशू कराने का काम ही नहीं पड़ा। धीरे धीरे सड़ गए, फफूंद लग गई। फफूंद शब्द एक बार काम में आया था, पर जिन पर फफूंद लग गई वो शब्द काम नहीं आए। निरंजन जी अक्सर कहते हैं, यार ये तुम कहां गद्य में फंस गए, इधर रहते तो क्या से क्या हो जाते, कह नहीं सकता। क्या से क्या बड़ा मजेदार मुहावरा है। वास्तविक अतीत को एक काल्पनिक वर्तमान से जोड़ने वाला, जिसे पूरी तौर से समझने के लिए दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है। मैं लगाता हूं और डूब सा जाता हूं। चांदनी, झरोखा और गुलाब जैसे शब्द मुझे याद आने लगते हैं, जो किसी जमाने में चिल्लर की तरह पॉकेट में पड़े रहते थे, जब चाहा निकालकर उछाल दिया। निरंजन जी कहते हैं, तुम में प्रतिभा थी, कंठ मधुर था और तुम जम सकते थे। उनकी बात में दम है। आज तक वो खुद सिर्फ मधुर कंठ के कारण जमे हुए हैं। प्रतिभा उनके मामले में बहस का विषय रही है, सो एक गैर जरूरी बात है। निरंजन जी को कौन नहीं जानता। जयपुर से मथुरा, वहां से बुलंदशहर, एक रात ठहर कर दूसरे दिन दतिया से चले इंदौर, और अब परेशानी की कानपुर जाएं या अजमेर, क्योंकि एक ही तारीख पड़ गई है। अजमेर वाले 2 फर्स्ट क्लास और 200 रुपए दे रहे हैं, पर कानपुर वाले पिछले 3 साल से बुला रहे हैं। फिर उन्हें बंबई भी तो जाना है। बस घूमते रहते हैं। सो मुझसे जब वे कहते हैं, यार तुम कहां गद्य में फंस गए, तो मेरी हालत उस पुराने हॉकी खिलाड़ी की तरह हो जाती है जो हाई स्कूल तक गजब का खेलता था, बाद में क्लर्क हो गया, शादी कर ली, सो नहीं खेल सका। और वो मिल जाए अपने उस पुराने साथी से जो हाई स्कूल के बाद भी खेलता रहा और खेलते खेलते इतना बड़ा कि आज ओलंपिक में जा रहा है, और जाने से पहले अपने शहर आया है मां और मित्रों से मिलने। और तब जब वो कहे कि यार क्या तुमने खेलना छोड़ दिया, कैसा बढ़िया गोल रोकते थे, आज अगर खेलते रहते तो कहां से कहां पहुंचते, क्योंकि तुम तो मुझसे भी अच्छा खेलते थे। ये सुनकर सोच में पड़ जाता हूं, हाय ये मैंने क्या किया। आप समझे नहीं? नहीं समझे तो भाड़ में जाइए। उदाहरण देने के लिए या बतौर उपमा के इतना लंबा वाक्य लिखने के बावजूद कोई नहीं समझे तो क्या मैं अपना सर फोड़ लूं? कुछ तुकें मिलाई थी, उन्हें धुना था, यानी उनकी धुन बनाई थी, और कवि सम्मेलन में जाने लगे थे। कुछ बार गए शहर में और आसपास के कस्बों में, 1-2 बार फूट भी हुए,
निरंजन जी भी तब चालू हुए थे। उनके पास कोई निमंत्रण देने आता यानी बुलाने आता तो वो कहते, भाई अगर कभी सम्मेलन सफल ही बनाना है तो कुछ अच्छे लोगों को बुलाओ, और मेरा नाम सजेस्ट कर देते थे। मेरे हाथ कोई संयोजक पड़ा तो मैं उनका जमा देता था। मंच पर भी जब मैं कविता पढ़ता तो वो मुझे जमाने के लिए बीच बीच में वाह वाह करते या दोबारा पढ़ने के लिए कहते, और मैं उनकी कविताओं पर झूमता और निरंजन जी के बैठने से पूर्व खुद खड़ा होकर माइक पर कहता, मैं निरंजन जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी सोन चिरैया जरूर सुनाए। मेरे कहने पर वो बड़े नाटकीय अंदाज से मुस्कुराते हुए उठते और कहते, मुझे आज्ञा हुई है कि सोन चिरैया सुनाऊं, सो सुना रहा हूं सोन चिरैया। बड़े मजे थे। कवि सम्मेलन से जब शहर लौटते तो ऐसी हवा बांधते जैसे नीरज को पछाड़ कर आ रहे हो। बड़ा रस बरसा था। रात के 3 बजे तक चला। या निरंजन जी को खूब सुना लोगों ने, या हमें तो रोक रहे थे संस्था वाले, हमें नहीं रुके, जैसी बातें करके अपना दबदबा फैलाते। एक बार मैं कूट हो गया, सो निराश था। रात को 4 बजे तक उस धर्मशाला में जहां हमारे ठहरने की व्यवस्था की गई थी, निरंजन जी मुझे समझाते रहे कि देखो, हूटिंग से घबराना नहीं चाहिए, तुम्हें संघर्ष करके अपना स्थान बनाना है, और हूटिंग से निराश होगे तो कैसे चलेगा, तुम्हारा कंठ मधुर है, तुम जम जाओगे, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं निरंजन जी से कहता था कि आखिर गद्य लिखना भी तो हिंदी की सेवा ही है, तो वो मुंह बिचका देते थे। ये सेवा वाला मेरा अंतिम तर्क वे ऐसे सहज उखाड़ देते थे कि मुझे अपना जीवन अकारथ लगने लगता था। गद्य में क्या मिलता है, हा? वे कहा करते थे। उनका इशारा गद्य से होने वाले आर्थिक लाभ की तरफ होता था। उनके गीतों का अपना एक अर्थशास्त्र था। उनके गीत अपने आप में चक्रवर्ती हैं, और चक्रवर्ती ब्याज की तरह रिस रिस कर लगातार लाभ देते रहते हैं। यूं साहित्य की सभी विधाओं से कुछ ना कुछ फायदा टपकता है, पर निरंजन जी की तो वो एक सतत प्रवाहित झरना मिल गया है। उन्हें एक ऐसी मुर्गी मिल गई है जो बुलंदशहर से अजमेर तक अंडे देती है और इंदौर में भी इनकार नहीं करती, यद्यपि जलवायु बदल जाता है। सोने के अंडे देने में जलवायु आड़े नहीं आती। हिंदी वही है, क्षेत्र वही है, पर उन्हीं संख्याओं में गद्य महत्तम समापवर्तक है जो सबसे छोटा है, और गीत लघुत्तम समापवर्तक है जो सबसे बड़ा है। यानी 8, 12 और 16 की संख्याओं में मेरी प्राप्ति वो है जो चाहे सबको काटती हो पर छोटी है। निरंजन जी की 48, जिसमें तीनों का भाग लगता है। क्या कीजिए। इसी को ध्यान करके निरंजन जी कहते हैं, यार तुम गद्य में चले गए, आज यहां रहते तो क्या से क्या हो जाते। निरंजन जी या कोई और कवि जैसे मैं ही होता तो कल 20 गीतों से काम चल जाता। 10 काम में आते, 10 पड़े रहते मुसीबत के समय के लिए। अब हिसाब के लिए पूरे 20 गीत ही मानकर चलो। निरंजन जी का रेट 250 रुपए है। फर्स्ट क्लास का किराया लेते हैं, पर अक्सर थर्ड क्लास स्लीपर बर्थ से चले जाते हैं। सो छोड़ो, ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था संयोजक के सर पर रहती है। तांगा कुली भी अक्सर बच ही जाता है।
उसकी चर्चा नहीं करते तो बेहतर है। हम सिर्फ 250 रुपए की रकम पकड़ें और हिसाब समझें। माह में उन्हें 10 निमंत्रण औसतन मिलते हैं, जहां वो जाते हैं। पूरे वर्ष नहीं मिलते। गर्मियों की छुट्टियों में जब संस्थाएं बंद रहती हैं तो सीजन ठंडा हो जाता है। वर्ष में 10 माह मानो 250 रुपए प्रति कवि सम्मेलन की दर से माह के 10 कार्यक्रमों के 2,500 कुल और पूरे वर्ष के 25,000। अब निरंजन जी अपने वे ही गीत यानी सोन चिड़ैया, मैं तुम्हारा हूं तुम्हारा रहूंगा, सितारों ने एक रात धोखा किया, तुम मुझे बुला लेना साथी, आज तेरा पत्र मिला मुझको, वो सुहानी रात शहर के घंटा घर तले, सीखचों के पीछे बंद कैदी, वगैरह वगैरह पिछले 10 वर्षों से सुना रहे हैं। और आगामी 10 वर्ष उन्हें नई रचना लिखने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से वे पिछले 10 वर्षों में उन पुराने गीतों से 2,50,000 रुपए प्राप्त कर चुके हैं। इसमें से 50,000 कम कर दो, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें कहीं कम भी मिलता हो, तो भी 2 लाख रुपए मानकर चले। 20 गीतों पर 2 लाख, तो इसकी तुलना में निरंजन जी के अनुसार मैं मुंह सेक रहा हूं, जीवन गंवा रहा हूं, मैंने गलती की जो बराबर चल रही है। निरंजन जी अभी जमे हुए कवि सम्मेलनों में 20-25 साल से जमे लोग जो बराबर चल रहे हैं वो भी चलेंगे, क्योंकि उनकी मांग है, उनका कंठ मधुर है और धुन अच्छी देते हैं। उन दिन जब मैं निरंजन जी के साथ जाता था सुनाने के लिए, तब हम सोचते थे कि जब हमारा नाम हो जाएगा तो कितने फायदे होंगे। तो ये सब मुझे शेख चिल्ली का हिसाब लगता था। निरंजन जी उस हिसाब के प्रति गंभीर रहे और धीरे धीरे रेट बढ़ाते गए। आज वो पोस्टकार्ड पर अपना रेट लिखकर भेज देते हैं तो तार से उन्हें स्वीकृति मिल जाती है। आधी रात को जब तार वाला उनकी नींद तोड़ता है तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते हैं। पत्नी करवट लेकर, कहाँ का है? झूमड़ी तलैया का है, वो पढ़ते हुए उत्तर देते हैं। जाना है? हाँ। वे सिरहाने रखा टाइम टेबल उठाकर हिसाब लगाते हैं कि कब रेल में बैठे, कहाँ से चेंज करें कि पहुंच जाए वक्त से, और सचमुच चल देते हैं। उनका बिस्तर हमेशा गोल रहता है। स्टेशन वाले उन्हें जानने लगे हैं, क्योंकि रेलवे कॉलोनी में भी वो अपनी सोन चिड़ैया सुनाए। ठीक आराम से सफर करते हैं। कल वो मेरे नगर में निमंत्रित थे, कॉलेज की हिंदी सभा के वार्षिक कवि सम्मेलन में। मेरे यहीं ठहरे थे। मेरे गद्यकार होने को उन्होंने नियमानुसार कोसा और कहने लगे, आज भी मुझे तुम्हारे गीत याद आते हैं, तो बड़ी प्रेरणा मिलती है। जरा अपना गीत भटकता आ रहा ही सुनाओ। तो मैंने कहा, याद नहीं। उन्हें दुख हुआ कि अब मैं कुछ नहीं रहा। रात के 2 बजे तक मैं कवि सम्मेलन में श्रोता बना उनको सुनता रहा। वही नाजो नखरे, वही स्वरों में माधुरी, वही लटके झटके, पहले रुबाई, दूसरी रुबाई, फिर गीत, फिर बैठने लगे तो वंस मोर वंस मोर। अरे भाई दूसरों को भी तो सुनिए। वे बोले और बैठ गए। ये उनका पुराना झटका है। जब देखते हैं कि रंग जम रहा है तो कवियाने लगते हैं, यानी अपने मूडी होने का प्रदर्शन करने लगते हैं। संयोजक ने कहा,
जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अभी आप निरंजन जी से और भी सुनेंगे जब दूसरा दौर शुरू होगा। फिर दूसरा दौर, लड़के मांग कर रहे थे, सोच रैया और निरंजन जी सब कुछ सुना रहे थे, पर सोच रैया नहीं सुना रहे थे। आखिर में उन्होंने वो भी सुनाई। मैं 12 वर्ष पुरानी लहरी को देर तक सुनता रहा। ओ मेरी सोन चिड़ैया। कई बार सोचता हूं कि निरंजन जी से पूछूं कि सोन चिड़ैया से आपका तात्पर्य हिंदी से तो नहीं है, क्योंकि यही आपके लिए सोने की चिड़िया है। संसार की कौन सी भाषा में एक गीत पर कवि की इतनी कमाई होती होगी? हिंदी है जो लगातार उनके गीतों के कर्ज की आर्थिक किश्तें चुका रही है। अजमेर, जयपुर, मथुरा और बुलंदशहर से लेकर मेरे शहर तक उनके गीत चक्रवर्ती की अदा से घूमते रहते हैं। मैं तो उनकी नम्रता का कायल हूं। गीत है ना उनका, लुटने नहीं लुटाने चला हूं। भाई क्या कहने। वंस मोर, वंस मोर, वंस